अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार शाम 5 बजे इसराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जो दोनों देशों के नेताओं के साथ उनकी बेहतरीन बातचीत के बाद ऐसा हुआ। ये संघर्ष 1 महीने से अधिक समय से इसराइल और ईरान में समर्थित हिजबुल्लाह के बीच चल रहा था। इसमें लेबनान में करीब 2200 लोग इसराइली हवाई हमले में मारे गए। वहीं हिजबुल्लाह के एक अज्ञात अधिकारी ने कहा है कि किसी भी युद्ध विराम का मतलब पूरे लेबनानी क्षेत्र पर इसराइली हमलों का पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, क्योंकि पिछले युद्ध विराम के बावजूद इसराइल लगभग रोज हमले करता रहा। ट्रम्प ने यह भी कहा कि वे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन को व्हाइट हाउस में आमने सामने बातचीत के लिए आमंत्रित करने वाले हैं, जो 30 साल से अधिक समय में पहली सीधी वार्ता होगी। जबकि कुछ घंटे पहले जोसेफ आउन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया था। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तेहरान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 7 हफ्ते से चल रहे युद्ध विराम को बढ़ाने की कोशिश की है, जिसने हजारों लोगों की जानें ली और तेल आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित है। पूरा वैश्विक बाजार इससे, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि वो प्रयास किसी ठोस समझौते तक पहुंच पाएगा या नहीं। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा है कि युद्ध विराम पूरे लेबनान में लागू होना चाहिए और इसराइल को कोई सैन्य छूट नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही उसने इसराइली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का अधिकार भी दोहराया है, जिससे युद्ध विराम जटिल हो सकता है। जबकि इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान चला रखा है और ये साफ नहीं है कि वे अपनी सेना वापस वहां से बुलाएगा या नहीं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर अमेरिकी हालत को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है और पूर्ण विराम की मांग की है। वहीं उत्तरी इसराइल कुछ स्थानीय नेताओं ने प्रस्तावित युद्ध विराम की आलोचना करते हुए कहा है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जहां पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता की अभी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। इसमें न्यूक्लियर मुद्दे के सबसे अहम विषय बने हुए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर इस जंग को खत्म करने वाला समझौता इस्लामाबाद में साइन होता है तो वे खुद वहां जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगभग सभी शर्तों पर सहमत हो चुका है। ट्रंप ने बातचीत को लेकर काफी सकारात्मक रुख दिखाया है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के बीच चल रहा सीजफायर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए ये भी कहा कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो पिछले साल अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद छिपा हुआ माना जा रहा है। ट्रंप लगातार एक ऐसे समझौते की कोशिश में है जिसमें ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म कर दे। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अगली बातचीत कब होगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर, इस डील पर है और इसके असर पर टिकी हुई। भारत की राजनीति में इस समय एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव चर्चा में आया है, जहां संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाले बिल पर सहमति होनी है और इस पर बहस भी होनी है। ये बिल अगर पास होता है तो आजादी के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा और महिलाओं की भागीदारी को काफी बढ़ा सकता है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है जो राजनीतिक तनाव को बढ़ा रहा है। ये मुद्दा है चुनावी क्षेत्र की नए सीमाएं तय करने, यानी डेलिमिटेशन का। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 850 तक की जा सकती है। जब एक तरफ सभी दल महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष को डर है कि नई सीमाओं के जरिए राजनीतिक संतुलन बदल सकता है और इसका फायदा नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इस बिल को पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत यानी 360 सीटों की जरूरत होगी, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अभी 293 सीटें हैं। फिलहाल लोकसभा में
महिलाओं की हिस्सेदारी केवल करीब 14% है और ये बिल पास होने पर सैकड़ों नई महिला नेता सदन तक पहुंच सकती है। इससे महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस बढ़ सकता है। लेकिन डेलिमिटेशन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उत्तर भारत की सीटें बढ़ सकती हैं और दक्षिण के राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है। इसी वजह से एम.के. स्टालिन ने इस बिल का विरोध करते हुए इसकी काफी जलाई और काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप ये लगाया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह बिल किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा और सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होगा। लेकिन जैसे जैसे इस पर बहस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे देश की राजनीति में टकराव और तेज होने की संभावना है। फुटबॉल की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने साफ कर दिया है कि ईरान की टीम आगामी वर्ल्ड कप में पक्के तौर पर हिस्सा लेने वाली है, भले ही अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध जैसे हालात क्यों न हो। इन्फेंटिनो ने कहा है कि ईरान ने क्वालिफाई किया है और उसके खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें खेलने का पूरा हक है। उन्हें उम्मीद जताई है कि टूर्नामेंट तक हालात शांत हो जाएंगे और खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि असल दुनिया में खेल और राजनीति को पूरी तरह अलग करना आसान नहीं है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरान की टीम के आने पर चिंता जताई, जिससे उसकी भागीदारी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब फीफा ने साफ कर दिया है कि टीम जरूर खेलेगी। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कनाडा और मेक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं, जहां ईरान के मैच कैलिफोर्निया के ईगलवुड और सिएटल में खेले जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध के बीच भी खेल जारी रखने को लेकर यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर अब इस पर बनी हुई है। रशिया ने ईरान के परमाणु मुद्दे को हल करने के लिए एक अहम प्रस्ताव दिया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे ठुकरा दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है और बताया है कि रूस तैयार था कि वे ईरान का पूरा इन्वेस्टमेंट यूरेनियम अपने देश में रख ले ताकि तनाव कम हो सके और बातचीत आगे बढ़ सके, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बताया जा रहा है कि रूस ने यह प्रस्ताव पहले भी दिया था और हाल ही में फिर से दोहराया था। इस योजना के तहत ईरान के यूरेनियम को रूस ले जाकर उसे सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल में बदला जा सकता था, जिससे परमाणु हथियार बनने का खतरा कम हो जाता। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास मौजूद इन्वेस्टमेंट यूरेनियम ही उसकी सबसे बड़ी चिंता है और इसी वजह से उसने पहले हमले भी किए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि वे इस तरह के किसी भी फैसले पर तभी सहमत होगा जब अमेरिका के साथ व्यापक समझौता होगा, इसमें उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल हो। ऐसे में साफ है कि रूस की पहल के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास अभी भी बना हुआ है और इस मुद्दे पर सहमति बनने में समय लग सकता है। सऊदी अरब से बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां हालिया हमलों के बाद देश के अहम तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बहाल कर लिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने बताया है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन फिर से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगी और अब करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की सप्लाई बहाल हो चुकी है। इसके साथ ही मनीफा ऑयल फील्ड से प्रभावित करीब 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन भी वापस हासिल कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार ये रिकवरी बहुत कम समय में संभव हो पाई है, जो देश की मजबूत तकनीकी क्षमता और संकट प्रबंधन को दिखाता है। वहीं सऊदी अरब को तेज कार्रवाई की सराहना की गई है। हालांकि ओरेस ऑयल फील्ड में अभी भी पूरी क्षमता बहाल करने का काम जारी है और इसके पूरा होने की घोषणा बाद में की जाएगी। सऊदी अरब ने कहा है कि इस तेजी से रिकवरी के चलते न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक बाजार में भी सप्लाई स्थिर बनी रहेगी और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।